कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, अर्वाचीन एजुकेयर, स्टडी सेंटर 29054, MST 3 यूनिट फर्स्ट, उपन्यास और कहानी शीर्षक से आज हम जान रहे हैं प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में गाय की क्या भूमिका है। अब गाय जो है किस तरीके से यहाँ होरी के जीवन का मूल स्वप्न ही बन गई है। उसके जीवन में हमने पिछली वीडियो में जाना था कि कैसे उसके जीवन में बस एक ही आशा रह गई है कि बस उसके पास एक गाय हो, और इसी तरीके से उसके जीवन का जो संघर्ष है वो बहुत ही षड्यंत्रों के बीच, बहुत ही जीवन में अभावों के बीच गुजर जाता है। उसकी गाय पालने की इच्छा उसके मन में ही रह जाती है, और महाजन भी उसके गाय के ऊपर अपनी दृष्टि डालता है कि किस तरह से ये गाय भी उसी की हो जाए। और उसका जो भाई है वो भी क्रोध के वश में उसकी उस गाय को उसने खरीदा है, उस गाय को ही वो जहर देकर मार देता है। अब पूरे कथानक में ही गाय के खरीदना और उसके कर्ज देने पर ही उसकी जो इच्छा है वो अपूर्ण ही रह जाती है, क्योंकि उसकी जो खरीदी गई गाय थी वो तो मर जाती है। वो इसी मृग मरीचिका में कहानी का आधार बन गई है होरी की गाय। और अंतिम समय में भी होरी जब प्राणांत हो गया था होरी का, तो अंतिम समय में भी जो पंडित दाताराम है उन्होंने भी गौदान की इच्छा की कि अरे भाई, एक इच्छा के रहते हुए इसकी मृत्यु हो गई है तो इसके लिए इसकी आत्मा को तो शांति नहीं मिलेगी, और इसकी आत्मा को शांति तो गौ के दान से ही मिलेगी। यानी कि फिर एक वो गाय का जो प्रसंग है फिर से उठ ही जाता है, और वो अतृप्त प्राणांत को फिर से जैसे वो जगा कर चला जाता है। उधर जो होरी की जो बेटी है, आप जानेंगे इस कहानी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और इस कहानी के अंतर्गत हम ये भी जानेंगे कि जब रूपा का विवाह एक धनी परिवार में हुआ तो कैसे वह भी गाय की स्मृति को याद करती है कि कैसे वह भी एक मेहमान बनकर गई थी और परिवार में सभी को रोता बिलखता छोड़कर और वो वापस आ गई थी। उसकी स्मृति में भी यही बात आती है कि क्यों ना वो उस गाय को खरीदे, उसके भी घर आंगन के द्वार पर गाय होनी चाहिए। गोदान की यानी कि गौ के दान की जो परंपरा है उसकी जो चोट है वो धनिया को भी लगती है। यानी कि धनिया भी, गौदान का समय आता है होरी के लिए तो धनिया भी यही कहती है कि न गाय है, न बछिया है, न पैसा है, बस यही पैसे हैं और यही मेरा गोदान है। ये उसके प्रबल संवाद जैसे कहानी को फिर से जीवंत कर देती है, एक नया मोड़ देती है। गोदान की कहानी तो सिर्फ एक साधारण से परिश्रमी एक ऐसे व्यक्ति की थी जो सिर्फ गाय पालने की इच्छा रखता था, लेकिन उसके जो पात्र हैं उन्होंने उसे ऐसा मोड़ दिया, ऐसी गति दी कि वे सभी पात्रों को जो कि इसमें आए हैं उनकी जैसे पोल ही खोलती चली गई। और यहाँ पर होरी और धनिया तो जैसे अपूर्णता का प्रतीक ही बनकर रह गए हैं। प्रेमचंद ने जहाँ पर जमींदारों की जो असलियत है, यहाँ रेखांकित जो ग्रीन लाइंस हैं उनको ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जमींदारों की जो असलियत है उसकी व्याख्या करते हुए, और यहाँ राय जो साहब हैं वो भी ब्रिटिश शासन के इशारों पर शोषण और आतंक मचाते रहे हैं अपने गांव में। और यहाँ राय साहब कहते हैं कि हम बिच्छू नहीं हैं कि अनायास ही आप सबको डंक मारने फिरे, न गरीब का गला दबाना में हमें कोई बड़ा आनंद आता है, परंतु हम क्या करें। वो कहते भी हैं कि इन संवादों की परिचर्चा से उस समय के जो शोषण है उसको जीवंत देखा जा सकता है कि हमें भी तो अवसरों की दावत कहाँ से दूं, इसका भी तो इंतजाम करना पड़ेगा। आएगा तो आसामियों से के घरों से ही, तो मुझे तो लेना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में राय साहब कहते हैं। अगर वह धर्मात्मा बन जाएं तो वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं धर्मात्मा बन जाऊंगा तो मेरा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। अफसरों को तो डालियां यानी कि उन्हें तो धन देना ही पड़ता है, ना तो फिर जेल जाओ। उनके शब्दों में तात्पर्य यह है कि होरी का जो शोषण है वो सूत्र अंग्रेजी राज तक ही जाता है कि अंग्रेजी सरकार ने किस तरह से राजा महाराजाओं को अपना
अपने शोषण का आधार बनाकर किस तरीके से उस समय की प्रजा को प्रताड़ित किया। और यहाँ पर उस समय में जो ब्रिटिश शासन काल के दौरान में जो आप जानेंगे कि पहले हमने वीडियो में बताया है कि कुछ हिस्सों में लगान की जो वसूली थी दो भागों में होती थी, एक रैयतवाड़ी और दूसरा इस्तमतवाड़ी। रैयतवाड़ी में तो क्या होता था कि जो लगान था उसे वसूलने का काम सीधे सरकार का ही था, लेकिन आप जानेंगे कि इस्तमवाड़ी जो व्यवस्था थी उसमें क्या थे, जो बिचौलिए थे वो जमींदारों के रूप में जो बिचौलिए थे वो ग्रामीणों से वसूली किया करते थे और तब जाकर वो ब्रिटिश सरकार को जमा करते थे। अब यहाँ पर जो होरी कहता है कि उसका शोषण तो अंग्रेजी सरकार तक जाता है, वो वही कर रही है, और उसी शोषण का जो उद्घाटन है यहाँ प्रेमचंद ने किया है, क्योंकि वे आवश्यकता के अनुसार कथा की जो मूल भूमि है वहां पर वो वापस लौट आते हैं। इसमें एक समय में होरी ने पूछा था कि लगान की अधिकता, क्या ये पीड़ा कभी कम नहीं होगी? तो इसमें धनिया सोचती है और कहती भी है कि यद्यपि अपने जीवन में 20 वर्षों से के अच्छी तरह से उसे अनुभव हो गया है कि वो कितनी ही कतर ब्योत कर ले, यानी कि वो कितनी ही बहुत बात कर ले, कितना ही पेट तन काटे और चाहे एक एक कौड़ी को दांत में पकड़ो, मगर वह बेबाक मुश्किल है। यानी कि बेबाक होना, यानी कि लगान से उसे छुटकारा मिल जाए, ये होना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। कभी लगान की रसीद तो दी ही नहीं जाती थी, क्योंकि है ना जमींदारों को प्रताड़ित करने का मौका जो मिलता था, क्योंकि वो फिर से कह देते थे कि नहीं आपने 2-3 बार का लगान तो चुकाया ही नहीं है, स्थिति आ जाती थी। यानी कि किसान जो लगान देने जाता था कि 2-3 बार के लगान को निपटाने में ही जैसे उसे बहुत ज्यादा कठिनाइयों का अनुभव होने लग जाता था, वो कर ही नहीं पाता। तो इस बात को तो जैसे जो गोबर है पात्रो, वो भी कहता है कि मैं अदालत में गंगाजल उठा लूं कि उठवा कर ही रुपया दूंगा, तुम एक तो रसीद तो देते ही नहीं हो, तो साबित कर दूंगा कि तुम है ना रसीद नहीं देते हो। कोर्ट यानी कि अदालत में जाकर, सीधे साधे किसान है, कुछ बोलते नहीं है, तुमने तो समझ लिया होगा, काठ का उल्लू है गोबर भी। तो इस तरह से उन्होंने अपने संवादों के माध्यम से उस समय की जो जमींदारी शोषण प्रथा थी उसका भी अनायास ही अवसरों पर अपने पात्रों के माध्यम से प्रयोग किया है। जमींदार किसानों का जो बकाया जो होता था, वहां पर वो किसान सबसे ज्यादा संकट में उस समय आ जाता था जब राय साहब ने होरी को एक बार लगाने की मांग की, और उस समय में की कि जब पहली बरसात थी और किसान को, यानी कि किसान के रूप में जो होरी जो था वो खेत में बीज बोने वाला था। अब इतने नाजुक अवसर पर महाजन अगर उधारक मांगे, यानी कि अपना दिया हुआ उधार मांगे, तो बताइए कैसे होगा। और किसान के रूप में जमींदार की चंगुल से निकलकर महाजन की गिरफ्त में आ जाता है। अब वो क्या करे? जो वो मेहमान है जो एक बार आके जाने का नाम ही नहीं लेता। प्रेमचंद ने अपने गोदान में जो और सूद का थोड़ा बहुत हिसाब दिया है, और यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे मंगरू शाह ने आज 5 साल हुए बैल के लिए 60 रुपए दिए थे, और उसमें से 60 दे चुका है, पर 60 जो का तो आज भी बना हुआ है। न जाने कितनी बार दाताराम ने 30 रुपए के लेकर आलू बोए थे। यहाँ पर दाताराम से 30 रुपए लेकर होरी ने आलू जो बोए थे वो 30 रुपए जैसे 300 के बराबर हो गए। आलू तो चोर खोद कर ही जैसे ले गए, तो उसका तो कुछ उससे फायदा ही नहीं हुआ। यहाँ पर न जाने कितनी ऐसी छोटे छोटे संवाद पात्रों से उन्होंने प्रेमचंद ने अपनी बात को रखा है। अब यहाँ आप जानेंगे कि किस तरीके से शोभाराम एक बार मंगरू शाह से पूछता है कि अच्छा बताओ, ईमान से बताओ कि कितने रुपए दिए थे, अब 300 हो गए हैं या नहीं? तो वो कहते हैं कि जब तुम साल सूतने दोगे तो आप ही बढ़ेंगे। पहले पहल कितने रुपए दिए थे तुमने? 50 ही तो दिए होंगे। इन बातों से उस समय की सामाजिक जो प्रथा थी, जमींदारी और महाजनी प्रथा,
उसका निचोड़ निकलकर सामने आता है कि जीवन में जिस तरीके से अगर जीवन में कहीं किसी तरह का उल्लास और उमंग बस्ती भी थी तो उसमें केवल केवल अंधकार ही छा जाता था। प्रेमचंद आगे भी लिखते हैं कि कैसे जीवन में न कोई आशा है, न कोई निराशा है, न उमंग है, और सब क्या है, सभी जगह हरियाली है, सूखा पड़ रहा है, खलियान में अनाज मौजूद है, लेकिन महाजनों के को देना है, इस कारण से ही चेहरे पर जरा भी रत्ती भर भी खुशी नहीं है। भविष्य अंधकार के रूप में ही सामने आता है। उनके जीवन का तो जैसे स्वाद ही लोप हो गया है। अपनी उन्होंने इस तरह की बातों से उस समय के महाजनी शोषण का फांडाफोड़ भी किया है। अब आप देखेंगे कि किस तरह के छोटे छोटे संवादों से यहाँ किसान किस तरह से ठाकुर के पैर पकड़कर यहाँ रोता है। इस संवाद के अंतर्गत जानेंगे कि वो 5 रुपए उसके हाथ पर रखता है और 5 रुपए ही वापस ले लेता है। किस तरह के संवादों के द्वारा आप ये बताएंगे कि वो चकरा जाता है और उल्टा 5 रुपए उसे वापस ही दे देता है, कहकर कि ये 5 रुपए, ये कहते हैं कैसे कि एक 5 का ही, एक 5 मालिक का, 5 नहीं 10 है, घर जाकर गिनना, नहीं सरकार 5 ही हैं, ऐसा वो कहता है। एक नजराने का हुआ, दूसरा तहरी का, कागज का, वसूली का, सूद का, ना जाने कितने कितने ऐसे अपने अपने ब्याज बता देता है। वो पागल होता है और उल्टा कहने लग जाता है कि लीजिए ये छोटी ठकुराइन का नजराना है, दूसरा बड़ी का है, 1 रुपया छोटी ठकुराइन के पान में खाने को खर्च है तो दूसरा बड़ी के, बस क्रियाक्रम के लिए बचा कर रख लेना। एक इस तरह का संवाद बताकर वो अपने शोषण की जो कहानी है जैसे अपने ही मुंह से कहता है। किस तरीके से जो संवाद हैं जो जमींदार और महाजन के हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ जो महाजन है धर्म भी एक दूसरे से इतना संबंध नहीं रख पा रहा है जितना वो अपने जमींदारी से जुड़े हुए जमींदारों के अस्तित्व का विरोध भी करे तो कौन करे, क्योंकि यहाँ पर सब उपन्यास में सब एक दूसरे के हथकंडों में बंधे हुए हैं। अब यहाँ जानेंगे एक छोटे से प्रसंग के द्वारा कि होरी की जो बिरादरी है उसमें धर्म की बहुत भूमिका है। सारी बिरादरी धर्म के नाम पर तो बहुत डरती है। जब गोबर और झुनिया जो थे जिन्होंने प्रेम विवाह किया था तो बिरादरी को बहुत ऐतराज था। पंचों ने होरी पर 100 रुपए का नगद और 3 मन अनाज का दंड भी लगाया था और उसका जो घर था वो भी गिरवी रख लिया था। लेकिन प्रेमचंद ने दिखाया है कि धर्म और बिरादरी, सरकार, जमींदारी, पंच, जहां वो सब करता धरता एक ही हो जाएं तो किस तरीके से ना कोई महाजन, ना कोई पटवारी, ना पुजारी, सब मिलकर अलग अलग भूमिकाएं तो निभाते हैं। सबने अलग अलग मिलकर यहाँ पर भूमिकाएं तो निभाई, लेकिन किया क्या, सबने इकट्ठा मिलकर शोषण किया। हीरा ने होरी की गाय को मार डाला था। एक प्रसंग आपको याद आता है कि हीरा ने होरी की गाय को जो मारा था तो किस तरह से नौखेराम आया था और पंडित भी आया था, महाजन भी आया, झिंगुर, अंग्रेजी सरकार का पटवारी भी आया, पटेश्वरी, ये सब आके आर्थिक दंड भी लगाया, तलाशी वलाशी भी हुई। होरी ने मर्यादा की बात भी कही कि भाई बताइए किसने ये सब किया है। पंचों ने मिलकर सिर्फ महाजन के साथ होरी को 30 रुपए उधार दे दिए और आधे उसमें से पंचों ने ले लिए। तो होरी तो क्या करेगा, होरी तो जैसे इन परिस्थितियों के बीच में और लौट गया, उसे तो कुछ मिला ही नहीं। कैसे शोषण का सचित्र वर्णन यहाँ पर किसी व्यक्ति और संस्था को जिम्मेदार इस चीज के लिए नहीं ठहराया गया। वो स्वयं भी कह रहे हैं होरी तो जैसे बदहाली की कहानी ही कह रहा है यहाँ पर अपनी, ये विडंबना है, उसका कोई रास्ता नहीं है। होरी इस तंत्र के बीच जो यहाँ पर आकस्मिक रूप से नहीं, यहाँ शोषण की प्रक्रिया के तंत्र के बीच वो फंसकर ही रह गया है। और यहाँ प्रेमचंद स्वयं भी कहते हैं कि इस सवाल पर कि ये दरवाजा बंद कर दिया है, कानून बना लेने से होरी की कोई सहायता नहीं हो सकती है, क्योंकि कानून और न्याय उसका कहाँ है, वो तो उसका है जिसके पास पैसा है। स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वो उसका ही है जिसके पास पैसा है। कानून तो महाजन किसी आसामी के साथ कड़ाई ना करे, न सख्ती करे, मगर होता क्या है, रोज वही होता है जो आमतौर पर देखने को मिलता है हर बार। अगले 1.7 के अंतर्गत हम जानेंगे
कि होरी का स्थितियों से समझौता। अगली वीडियो में धन्यवाद।